हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और होना भी चाहिए। आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पेपर की डेट नज़दीक आ चुकी है। और मैं सीबीएसई बोर्ड वालों से ये बताना चाहता हूं कि टर्म सेकंड का जो पेपर की डेट यानी एग्ज़ाम जो टाइमिंग है वो 25 मार्च आ चुकी है, यानी 25 मार्च 2022 में आपके फाइनल एग्जामिनेशन की डेट सीबीएसई वालों आ चुकी है। और यूपी बोर्ड के बाबू लोगन, आप लोग का भी जो पेपर अप्रैल में होने वाला था 25 अप्रैल से, मुझे लगता है वो भी टल के अब मार्च में आ जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर चुनाव को 2 महीने के लिए टाला जा सकता है, जिसके वजह से पेपर को पहले कराया जा सकता है। इसलिए अपने बोर्ड की प्रिपरेशन थोड़ा अब तेज कर दीजिए, और जितना तेज हो सके उतना तेज कर लीजिए, क्योंकि अब आपको थोड़ा भी लेट नहीं करना है। अगर थोड़ा भी लेट करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपनी स्टडी को अब तेज कर लीजिए और जल्दी से जल्दी कवर करिए, क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर मात्र 2 महीने है। इसीलिए हम भी क्लास 12th की तैयारी के लिए टर्म सेकंड का पहला चैप्टर लेके आ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लास 12th, हाँ सुन लो ध्यान से, क्लास 12th यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर लेकर आया हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से सुनिएगा, आपके एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब बात आएगी सर 8वां चैप्टर लेके क्यों आए। अरे भाई, तो 7 चैप्टर तो टर्म फर्स्ट में कंप्लीट हो चुका है बाबू ना, तो टर्म फर्स्ट तो आप दे चुके हो। इसलिए आज से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाएगा टर्म सेकंड की। और टर्म सेकंड में फिजिक्स में टोटल आपको पढ़ने 7 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पहले बुक का है, बाकी बचे हुए 6 चैप्टर आपके दूसरी बुक के होंगे। सिलेबस वगैरह बाबू आप लोग के पास होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तरंग। इस शेप में चलती है, देखे होंगे बिल्कुल एकदम नाक देखे सांप ना, सपो आपो जैसे चलते हैं, वही शेप में चलने वाली है वेव। ये शेप है वेव का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको बता दूं कि बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वीडियो बस 15 से 20 मिनट की होने वाली है। हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा जाएगा, जो हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया उसको हम लोग नहीं पढ़ा जाएगा। तो बाबू बस 15 से 20 मिनट कंसंट्रेट बनाएंगे तो पूरा चैप्टर आपको खत्म करके दे दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग। जो लहरे वही क्या है? तरंग है। जो लहरती है वही तरंग होती है बाबू, ठीक। तो आज पढ़ने वाले हैं तरंग, जिसको कहते क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो नमो ससुरा का कितना खतरनाक है। विद्युत तो झेल नहीं पा रहे थे, ओके बाद चुंबक जलाए, अब ससुरा कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, दोनों मिल के आएंगे। सोचो, पहले तो खूब हमको चूतिया बनाया कि भैया तीसरे चैप्टर में पढ़ लो विद्युत, चलो हमने पढ़ के निपटा लिया। चौथे चैप्टर में हमसे पढ़वा लिए चुंबक, अब कह रहे हैं दोनों को मिला के पढ़ो। अरे मतलब विद्युत और चुंबक को मिला दो, तब में तो भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे बनेंगी। तो अब थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और बेहतर आने वाला है, क्योंकि जो तरंग का निर्माण होगा, वेव का फॉर्मेशन होगा, वो सिंगल से नहीं होगा, केवल विद्युत से नहीं होने वाला है, साथ ही साथ चुंबक भी मिलने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा कंसेप्ट है उसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ये चैप्टर का आपका नाम भी है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आपको मैं सोचता हूं पहले इसकी परिभाषा दे दी जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होता क्या है और इनका निर्माण कैसे होता है। तो होता क्या है कि जब कभी भी विद्युत परिपथ में, मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में, हाँ आपने सही सुना, विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब होता क्या है कि आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में जब आपके इलेक्ट्रिक करंट की, किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी, कौन सी चीज? इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं बाबू। इंटेंसिटी, जिसको यूपी बोर्ड वाले कहते हैं तीव्रता। क्या कहते हैं? तीव्रता, सॉरी। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
जब किसी भी विद्युत सर्किट में होगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो कराते हो ना भाई, सर्किट में क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पे उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता को आप बढ़ा दीजिए। क्या करिए, तीव्रता को बहुत तेजी से बढ़ा दीजिए। उस दौरान होता क्या है, जो वहां से इमिशन होता है वो जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म को कहते हैं बाबू विद्युत चुंबकीय तरंगे। समझ गए? मीन्स जब किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड यानी विद्युत धारा को प्रवाहित कराते समय आप उसके इंटेंसिटी यानी तीव्रता को इतना बढ़ा दीजिए कि जो वहां से अब इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होने वाला है वो वेव शेप में होने लगे, जिस फॉर्मेशन को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपके चैप्टर का नाम था और चैप्टर की डिफिनेशन समझ लिए आप, यानी एक ऐसा पार्टिकल जो दोनों क्षेत्र को यानी दोनों फील्ड को सफर करे, विद्युत को भी और चुंबक को यानी किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को, उन दोनों फील्ड में सफर करता है वो पार्टिकल, दैट्स कॉल्ड वेव। तो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके बाद हमको पढ़ना है इसके लक्षण क्या होते हैं। तो आपको आइए मैं बताऊं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण क्या होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण। लिख दे रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण यूपी बोर्ड वाले कहते हैं और सीबीएसई वाले बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमडब्ल्यू कहा जाता है बाबू। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसको लिख के रखा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और ज्यादा समय ले लूंगा, तुरंत देखेगा। पहला पॉइंट मैं लिख के रखा हूं, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपोगेशन। ये चलने के लिए इनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। एक बात ये भी जान लो, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं इनको चलने के लिए, इनको जाने के लिए, वेव को जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है भैया। मीडियम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रोपोगेट तो होंगे ही होंगे। दूसरा पॉइंट मैंने लिख के रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो इनका प्रोपोगेशन होगा वो भी इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसको मैं अभी आपको फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं। फिलहाल आप समझ लीजिएगा, इन तरंगों का दोलन संचरण की दिशा लंबवत होती है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मैं तुरंत अभी फिगर बना के अभी आपको क्लियर करूंगा कैसे दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। नंबर तीसरी पॉइंट लिखा हूं, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, यानी ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आप पढ़े होंगे 11th में पढ़े होंगे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स पढ़े होंगे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो ये जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। नंबर चौथी पॉइंट मैंने लिख के रखा है, दे ट्रेवल थ्रू इन वैक्यूम विथ सेम स्पीड, यानी वैक्यूम में वो उसी चाल से चलती हैं जिस चाल से वो कहीं भी चलती है, जहां भी जाए। मीन्स उनके, पहली बात तो ये जानिए कि वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। यही सबसे बड़ी पॉइंट है, यही सबसे छोटी पॉइंट है, बस इतना समझिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन मूव एनीवेयर बिकॉज देयर इज नो नीडेड ऑफ एनी मीडियम। ठीक, और इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तब इसको इरेज करके बताऊंगा। यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने लिख रखा, इन तरंगों में संवेग और ऊर्जा दोनों निहित होती हैं। दोनों कैसी होती है, निहित होती हैं। मीन्स संवेग की बात करें तो सीबीएसई वाले बोलते हैं मोमेंटम, क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और ऊर्जा की बात करें तो एनर्जी। मीन्स वेव में, किसमें, वेव में मोमेंटम और ऊर्जा दोनों रहती है। इन वेव वेव के अंदर मोमेंटम और एनर्जी मीन्स संवेग और ऊर्जा दोनों उपस्थित यानी निहित होती है। ये 5 पॉइंट है, इस पांचों पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, मैं तुरंत समझाता हूं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। चलिए आइए देखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं बताया था कि अभी हम लोग तुरंत देखा जाएगा क्या, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ मैं बताया था कि ईएमडब्ल्यू का ग्राफ देखा जाएगा। जो ईएमडब्ल्यू की भी बात हुई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवाया गया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है
और जो वेव की प्रोपोगेशन के वेव की जो डायरेक्शन होती है वो भी बिल्कुल कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो उसको आइए देख लिया जाए कि कैसे परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था कि हम 3D पढ़ा जाएगा, 2D के बाद क्या 3D, 3 डायमेंशन मतलब x एक्सिस भी होगा, y एक्सिस भी होगा और z एक्सिस भी होगा। तो आइए देखते हैं ना, यहाँ पर मैं बनाता हूँ ये 3D का मतलब क्या, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये आपको दिख रहा होगा। ये सपोज दैट आपका क्या हो गया, x एक्सिस, क्या हो गया x एक्सिस, ये क्या हो गया y एक्सिस और ये क्या हो गया z एक्सिस, तीनों एक्सिस देख लिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अलोंग y एक्सिस के अलोंग होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एकदम याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी ये रही वेव, यही तो वेव है। और थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इधर देखिए बढ़ा देता हूं, यही आपकी क्या है, ये आपकी क्या है x एक्सिस पे क्या हो गई भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, क्या है बेटा E, ध्यान से देख लीजिए। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, z एक्सिस पर है। तो z एक्सिस तो आपका यही ना है, तो ये आपकी हो गई क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझिएगा, फिगर को ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में आएगा नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये आपकी क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कैसे बताएं, परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, डायरेक्शन में बना दिया, ये डायरेक्शन हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये अलोंग कहाँ है, y एक्सिस की बात हो तो y एक्सिस ऐसे है। ऑब्जेक्ट एक्सिस थोड़ा सा कर्व है ना, तो थोड़ा सा कर्व भैया ला दो, z एक्सिस अगर थोड़ा सा कर्व है तो जो इसकी लाइन आएगी थोड़ी सी कर्व आएगी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाला जो है ना वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा क्या है, कर्व है। तो ऐसे थोड़ा सा कर्व टाइप बनाओ, ऐसे सिंपल। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फिर ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी तो बिल्कुल परपेंडिकुलर बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, थोड़ी सी कर्व टाइप, इधर देखो दबी हुई है। तो ऐसे क्या करो, ये आपकी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझ लीजिए मैंने फील्ड बनाया कैसे। इंपॉर्टेंट इसका यही है कि जब तीनों के बीच हम लोग नॉर्मली फिगर तो लोग ड्रा कर देते हैं यार, लेकिन फिगर ड्रा कैसे करते हैं, कंसेप्ट उस बात का है कि y z x तीनों एक्सिस आपके सामने है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। मेन बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस पे होगी, y एक्सिस पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस पे होगी, z एक्सिस पे। तो ये आपकी y एक्सिस है ना, तो बिल्कुल y एक्सिस पे ले जाएगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। z एक्सिस पे किसको लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, y एक्सिस सीधा है तो देखो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तहां बिल्कुल कैसी है, सीधी है। ये लोग कहते हैं क्यों सर इसको थोड़ा सा कर्व बना, इसको क्यों सीधा बना, तो इसका कंसेप्ट ये है कि ये जो है ना y एक्सिस बिल्कुल कैसा है, सीधा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी बिल्कुल कैसी होगी, सीधी। और जो z एक्सिस देखो थोड़ी सी तिरछे करके बना है। और एक्चुअल में अगर बात करते हैं 3D शेप की, तो एक्चुअल का 3D शेप आपको पीछे बता भी चुका हूं। दिस इज x, दिस इज y, और ये सामने की तरफ निकला होता है z, जिसको स्पेस में, ये 3D शेप है। 3D शेप को बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता, जबरदस्ती का फिगर बना के हम लोग दिखाते हैं। एक्चुअल में इसको कैसे, स्पेस में ही बनाया जा सकता है। दिस इज द फिगर ऑफ 3D, दिस इज z, दिस इज y, दिस इज x, ठीक। तो ये जबरदस्ती की बात होती है, तो अब बनाना है, आपको दिखाना है तो बनाना ही पड़ेगा। तो बस इतना समझिएगा, z एक्सिस थोड़ा सा कर्व है, मतलब सामने की तरफ होगा बिल्कुल। तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कहाँ होगी, सामने की तरफ। ये देखिए, ये ना रहा ना आपका, मैं अब आपको क्लियर करके बताता हूँ। ये रहा, ये आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री। ससुरा की जो प्रोपोगेशन होगी बिल्कुल ऐसे आएगी, देखो ना। अब प्रोपोगेशन बिल्कुल ऐसे आएगी तो इसके से कैसे 90, ऐसे से कैसे 90, तीनों 90 ना होगा। फिर से बताऊं कि ये आपका क्या है, y एक्सिस समझ लेना, और y एक्सिस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी सामने z एक्सिस है, इस पे समझ लेना आप क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे कैसे 90 डिग्री पर। जो प्रोपोगेशन होगा वो x एक्सिस पर होगा, दिस इज x एक्सिस। अब देखो तीनों एक दूसरे कैसे हैं, 90 डिग्री। यही आपको पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आपके सामने ये बिल्कुल फिगर है। हाँ, ये लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और बात करें यूपी बोर्ड वालों की, तो संचरण की दिशा, क्या कहते हैं, संचरण की दिशा। ये आपकी संचरण की दिशा हो गई। यूपी बोर्ड वाले भी जानते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यूपी बोर्ड वाले जानते होंगे मैग्नेटिक फील्ड माने चुंबकीय क्षेत्र। ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है,
दिक्कत नहीं होगी बाबू यूपी वालों। और ये कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट अलोंग एक्स एक्सिस विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे दिया है कितना, न्यू। फ्रीक्वेंसी को बाबू यूपी वाले कहते हैं आवृत्ति, घबराने की बात तो है नहीं बिल्कुल। वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, इसमें भी कोई बात नहीं है। हाँ, तरंग दैर्ध्य। और ये आपका क्या है भैया, तरंग दैर्ध्य। और ये स्पीड मतलब चाल, मतलब जो प्रोपोगेशन है, जो संचरण की दिशा है, जो संचरण हो रहा है, संचरण हमेशा जो उसकी आवृत्ति होगी वो हमने न्यू माना है। और जो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य होगी वो लैम्डा हमने मान लिया है। और चाल कितना मान लिया है, हमने सी मान लिया है। बिल्कुल अगर आपको समझ में आ रहा हो तो तुरंत स्टार्ट किया जाएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी हेडिंग थी देखा जाए ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ई की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में था बाबू, वाई एक्सिस पे था ना। तो आप लिखेंगे ई वाई, और वाई पे हमेशा जे कैप आता है, इस बात को मैंने आपको बता चुका। वाई पे हमेशा क्या आता है, जे कैप। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट साइन। देखो ध्यान समझो, पीछे आपको जैसे अभी 7वां चैप्टर जो आपका होगा अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ पे आपको बताया जाएगा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब कौन किससे आगे होता है, कौन किससे पीछे होता है। वो सपोज दैट मान लो 5 डिग्री आगे है तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे और आगे है तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 बन जाता है। देखो जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, ये नॉर्मली लिख दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो नेक्स्ट इक्वेशन बना ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये 5 बताता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब इस वाले से ये वाला क्या है, 5 एंगल आगे है। कितना आगे है, 5 एंगल आगे है, बस उतना समझिएगा। और पीछे एक इक्वेशन है ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव विच स्टडी इन क्लास 11। कक्षा 11 में, अगर 11 की बात करें तो 11 में वेव है, और 11 की वेव में हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था तरंग का, ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बगल में क्या लिख दिया आप, जे कैप। कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ये जो आपका के है कांस्टेंट है, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ठीक। यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन आप 11th का एक टॉपिक है कितना, 11th में एक चैप्टर है वेव। 11th का एक चैप्टर कौन सा है, वेव। उस वेव चैप्टर में आपको एक इक्वेशन बताया गया होगा ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन होता है, इसको भूलिएगा मत, ठीक। अच्छा ये बताऊं आपको, उसमें ये भी पढ़ाया गया होगा के की जो वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, याद कर लीजिए। और ओमेगा बराबर सब लोग जानते होंगे 2 पाई वी, ये सबको पता होगा। और के की वैल्यू, इसी वैल्यू को पुट करते हैं तो ई नॉट साइन, और के की वैल्यू आपको मिल गई 2 पाई बाई लैम्डा, माइनस ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू, और बगल में टी, और बाहर कितना कैप, जे कैप। अगर देखा जाए तो 2 पाई दोनों में कॉमन है, तो आप कह सकते हैं ई नॉट साइन, और 2 पाई को बाहर निकाल लीजिए, देयर इज 1 अपॉन लैम्डा, और ये बन गया वी टी, और बगल में क्या बन गया, जे कैप। ये आपको इक्वेशन मिल गया किसका भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का। ध्यान से जरा समझिएगा, देख लीजिए इस इक्वेशन को, ई बराबर ई नॉट साइन 2 पाई 1 अपॉन लेमडा, सॉरी 1 अपॉन लेमडा कहाँ से, ये यक्स बच चुका है ना बाबू, यक्स भी बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स अपॉन लेमडा। क्या लिख देंगे, ये सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे एक्स बच गया था। तो हाँ देखिएगा, अब देखिए ई बराबर ई नॉट साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा माइनस वी टी, और बगल में कौन सा के कैप है, जे कैप है। इसको अगर आप समझ गए होंगे तो आगे चला जाए। ये आपका जो न्यू लिखा है, न्यू, वी की जगह न्यू होगा ना, फ्रीक्वेंसी होगी। जो आपका न्यू होता है बेटा, बता दूं आपको, ये एक फार्मूला और जान लीजिएगा। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो आवृत्ति होती है, वो आवर्तकाल का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल। याद कर लीजिए, न्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी। तो यहाँ से ये बन जाएगा ई नॉट साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, और इसके जगह क्या लिख देंगे 1 अपॉन टी, यानी टी अपॉन टी, और ये आपका हो गया जे कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू आपने देखा, और एक बात ये समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में थी, जे कैप में थी। तो अब अगर आप बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी बात करेंगे, 1 मिनट देखिएगा बस, आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पर है, यानी हमेशा आपको मिलने वाला कौन सा के कैप। ये याद कर लीजिए, एक्स एक्सिस में हमेशा आई कैप, वाई एक्सिस में हमेशा जे कैप, और जेड एक्सिस में हमेशा कौन सा कैप,
के कैप मिलता है। तो अगर अब आपकी बात होगी किस पे, अलॉन्ग जेड एक्सिस पे, तो आपको मिलने वाला है के कैप। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बी, पूरा प्रोसेस यही आएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी यही बनेगा। और अगर आप थोड़े से चालाक हैं तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं, क्या करके, सिमिलरली करके लिख सकते हैं, वेक्टर बी बराबर बी नॉट साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा अपान टी बाई टी, बगल में के कैप बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, के कैप। याद रखिएगा यहां पे के कैप होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस पे है, जेड एक्सिस पर है, चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्स पर है, और जो आपका विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वाई अक्ष पर है। तो वाई अक्ष पे है तो जे कैप, और ये इस पे कौन सा है, के कैप आ गया भैया। अब कुछ करना नहीं आपको, बस एकदम इत्मीनान से आराम से देखिए। अगर फर्स्ट अपान सेकंड कर दिया जाए तो फर्स्ट वाला मेरे हिसाब से वेक्टर ई है और ये क्या है, वेक्टर बी। और वेक्टर ई अपन बी की बात करें तो ऊपर क्या लिखे हैं, ई नॉट साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा माइनस टी बाई टी, ये आपका भैया जे कैप है। और ये आपका क्या मिल गया, बी नॉट साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा अपॉन टी बाई टी के कैप। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, नीचे तक देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले वो देख लीजिए। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो तो आपको आगे बताऊँ, यहाँ तक पहले देख लीजिए, पूरा क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो तो कुछ करना नहीं है, ये आप कैप को हटा भी सकते हैं और बोल दीजिएगा बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू 0, ई एक्स इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू 0 और बी जेड होगा, ठीक। ये इनसे चला जाएगा, आपको मिल जाएगा कितना, ई नाट अपान बी नाट इज इक्वल टू सी। आपको फार्मूला मिलेगा ई नाट अपान बी नाट इज इक्वल टू सी, दैट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। वेव का ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ई नाट अपान बी नाट इज इक्वल टू सी। और सी की वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता ही होगा। अगर ये आपको पूरा समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट इसका लेके रखिएगा, क्योंकि ई बराबर कैसे आया, ई वाई, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद कर लीजिएगा। ई नाट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप, के की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई लेमडा और ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। ये वैल्यू के की जगह रखेंगे, यहाँ पे 2 पाई कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स बाई लेमडा, यहाँ बचेगा न्यू टी। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है जो टाइम पीरियड का आवर्तकाल का उल्टा होता है, तो न्यू बराबर मिल गया 1/t, वही यहाँ पे रख दिया। उसके बाद जब ये जेड एक्स मतलब वाई एक्सिस की बात हो रही थी तो जे कैप आया था। अब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी, जेड एक्सिस की बात होगी, जेड एक्सिस की बात होगी तो के कैप आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, पूरा कटने के बाद ई नाट अपान बी नाट बच जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है सी। और सी की वैल्यू कितनी होती है वो आपको मैं अभी तुरंत बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हैं। चलिए आइए देखा जाए, अगर आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वेव का समझ गए होंगे तो तुरंत बाद में सी का डेरिवेशन कराऊंगा, और सी के डेरिवेशन के बाद इस चैप्टर की जो टॉपिक्स कट चुके, देखिए जो भी क्लासेस आपके रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव क्लासेस जो भी चल रहे होंगे आपके अपने ई मैथ्स क्लासेस में, वो सभी 2021 के न्यू पैटर्न पे चल रहे होंगे। ये नए पैटर्न पे जो सिलेबस से रिड्यूसमेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो आपको सिलेबस में पढ़ना है बस वही चीज़ की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो सिलेबस से रिड्यूस है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो वेब चैप्टर से भी काफ़ी कुछ आपका सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह थी, ये सब कुछ रिड्यूसमेंट है। आपको बहुत थोड़ा सा टॉपिक्स पढ़नी है। ये सी का प्रूफिंग देखिए, उसके बाद मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप एक चीज़ पढ़े होंगे, लिखेगा डायरेक्ट वी नो दैट, क्या लिखेगा, वी नो दैट। क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ ये सभी लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े हैं, पहले चैप्टर में सभी लोग पढ़े होंगे। अच्छा, चौथे चैप्टर में आपको बताया था एक कांस्टेंट आया था μ0/4 पाई, जिसकी वैल्यू आप पढ़े होंगे कितना, μ0/4 पाई की वैल्यू पढ़े होंगे 10⁻⁷। ये इक्वेशन नंबर 2, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। ये पूरा आपने पढ़ा होगा जो चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसमें कोई वो नहीं कि आप नहीं पढ़े, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड आप बनाए ना, अब कुछ मत करिएगा, बस आप कर दीजिए 2/1। सेकंड क्या है भैया, μ0/4 पाई है और पूरे के बटे में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू है 10⁻⁷, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। अब 4 पाई से 4 पाई चला गया, ये बटे का बटा ऊपर जाएगा
तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ और ये -7 नीचे आएगा तो +7 बन जाएगा और 9 में जब 7 जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपका बच जाएगा कितना 16। तो ये बन जाएगा 9 × 10 की पावर 16। अब जरा ध्यान से आप समझिएगा, ये जो 9 × 10 की पावर 16 है ना, ये किसकी वैल्यू है? 9 × 10 की पावर 16 ये किसकी वैल्यू है भाई? ये आपको पता होगा, ये स्पीड ऑफ लाइट देखो कैसे मिलती है, बता रहा हूँ अभी आपको। म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लिख दीजिए 3 × 10 की पावर 8 और पूरे का क्या बना दीजिए स्क्वायर। अब तो ये पता ही चल गया होगा ना कि दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। भाई ये और कुछ नहीं है, ये लाइट की स्पीड है बाबू। लिख दोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे? वी नो दैट। अरे यू वी नो दैट माने यूपी वाले कहते हैं हम जानते हैं। क्या लिखते हो? हम जानते हैं। क्या जानते हो बाबू? 3 × 10 की पावर जो 8 होती है ये क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट सी होती है। और आपको मिला क्या? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, ये जो मिला ये सी मिला और सी का क्या करिए स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा तो बन जाएगा रूट। तो रूट में आप कह सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c। या ये भी कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और यही क्वेश्चन आपसे पुटअप कर दिया था 2019 के पेपर में। CBSE का जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रूव दैट c इज इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कितना होता आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहीं से एक और रिलेशन मिलता है। पीछे आपने रिलेशन सर बताया कि सर E0/B नॉट इज इक्वल टू c, और अभी आपने कह दिया सर c बराबर 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ना। तो यार ये भी c के बराबर, ये भी c के बराबर, तो सिंपली है E0/B नॉट इज इक्वल टू क्या मिल सकता है? 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द अनदर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज रिप्रेजेंट इन वेव। तो वेव के आपके देखो नए नए मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखा दिया। ये इक्वेशन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। आगे आपको बताऊंगा जो इसकी बची हुई टॉपिक्स है, बहुत मैंने बता दिया पहले ही कि लगभग बहुत ज़्यादा टॉपिक इसकी कट गई है। आपको बस थोड़ा सा और पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया हूँ। आपको इसकी लास्ट टॉपिक पढ़नी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बस इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, मैं तुरंत आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, चाहे यूपी हो चाहे CBSE हो। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं यूपी बोर्ड में भी। नाम सेम है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो आपने तरंग पढ़ा था ना, तरंग को उसके वेवलेंथ यानी क्या होता है? तरंग दैर्ध्य, और फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति। तो जब तरंगों को उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से अरेंजमेंट कर दिया जाए तो उसी सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बस समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द टाइप ऑफ सीरीज इन विच वी अरेंज द वेव्स इन अकॉर्डेंस विथ दियर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यानी एक ऐसी श्रेणी जिस श्रेणी के अंतर्गत उन तरंगों को उनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के हिसाब से रखना ही कहलाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। समझ में आ रही है बात? ये थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हूं, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन समझिएगा 10 की पावर 23 से शुरू हुआ। कहाँ से? 10 की पावर 23, 22, 21, 20 ऐसे करते करते आपको 10 की पावर 1 तक आना है। ध्यान से देख, ये फ्रीक्वेंसी लिखा हूँ, यूपी बोर्ड वालों समझ रहे हो ना, आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति लिखा हूँ। आवृत्ति का जो आप सीरीज लेना वो 10 की पावर 23 से शुरू करना और सीधे आ जाना 10 की पावर 1 तक। कहाँ तक आ जाना? 10 की पावर 1 तक। तरंग दैर्ध्य लेना दूसरे वाले पे, यानी वेवलेंथ लेना, वो 10 की पावर -14 से स्टार्ट करना। -14, -13, -12, -10, -9, 8, 7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। 10 की पावर -1 आने के बाद 1 बच जाएगा। 1 के बाद यही 10 की पावर +1, +2, +3, +4, +6, +7 तक आना है। ठीक, समझ जाना, बना लेना। अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये 23 से आ जाना कहाँ तक? 10 की पावर 1 तक, और यहाँ -14 से पहले आना 10 की पावर -1 तक, फिर बीच में 1 लिखना और फिर 10 की पावर 1 से 7 तक। अब अरेंजमेंट कैसे हुआ है?
सबसे ज्यादा आवृत्ति जो होती है वो होती है गामा की। याद रख लीजिएगा, जिसकी जितना ज्यादा आवृत्ति होगी उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। ये भी कंसेप्ट को एकदम दिल दिमाग में रख के चलिएगा कि जिस वेव की यानी जिस तरंग की फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की तो गामा की होती है, इसलिए सबसे कम वेवलेंथ भी किसका होता है? गामा का। क्यों? क्योंकि ये सब वैल्यू किसमें है? माइनस में, और आपको पता है कि जिसकी पावर माइनस में होती है वो नंबर उतना ही छोटा होता है। तो पहले बात करते हैं गामा की। तो गामा की जो फ्रीक्वेंसी होती है 10 की पावर 22 से लेके 10 की पावर ये समझ लीजिएगा आप कितना 20 से लेके, कहां से 20 से लेके 10 की पावर 20 से लेके डबलिया गया है सब ना, 21 22 20 19 सब डबलिया गया बाबू, 23 22 21 20, ठीक समझ जाइएगा सब डबलिया गया बाबू। तो बस इतना जानिएगा कि जो गामा होता है, गामा की जो आपकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 की पावर 18 से लेके 22 तक होती है। इस बात को याद रख लीजिएगा, वहां पे डबलिया गया फिगर में, यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ। गामा की जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है 10 की पावर 18 से लेके 10 की पावर 22 तक होती है। मैंने बताया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा दिख रही है ना, 100% इनकी जो क्या होगी वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी? कम होगी। और वेवलेंथ इनकी होती है 10 की पावर -10 से लेके 10 की पावर -14 तक। यहाँ साफ साफ लिख दे रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, गामा की फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 18 से 10 की पावर 22 और उसकी जो वेवलेंथ होगी 10 की पावर -10 से 10 की पावर -14 तक होगी। उसके बाद गामा की बात करते हैं तो गामा से कम फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? एक्स की। ये लिख दिया हूँ गामा, बुझ जाना। अब अगर एक्स की बात करें तो एक्स की जो आपकी बेटा क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 की पावर 18 से लेकर कहाँ होगी, 10 की पावर 18 से लेकर 22 तक इसकी भी नहीं होगी। थोड़ा सा फिगर वगैरह डैमेज हो गया, मैं आपको भी लिख के दिखा दूंगा, घबराइएगा मत। देखिए ये जो x की बात होती है वो 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 20 तक होती है, इसको याद कर लीजिएगा। x की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 18 से लेकर कहाँ तक होती है? 20 तक हम लोग मानते हैं, यहाँ पे मैंने बना के दिखाया भी है। और जो इनकी वेवलेंथ होगी वो 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -12 तक होगी। ये गामा की हो गई और ये आपकी किसकी हो गई? x की। इधर लिख रहा हूँ वेवलेंथ और इधर लिख रहा हूँ क्या? फ्रीक्वेंसी। गामा के बाद आती है यह परावैगनी, जिसको आप लोग कहते हो अल्ट्रावायलेट। परावैगनी को क्या कहते हो? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की देखो यहाँ पे दिखाया गया 15 से लेकर 17 तक, याद कर लीजिएगा 10 की पावर 15 से लेकर 10 की पावर 17 तक होती है अल्ट्रावायलेट, यानी परावैगनी की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी। और जो इसकी तरंग दैर्ध्य होगी बाबू वो 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर -8 तक होगी, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अल्ट्रावायलेट दृश्य परावैगनी खत्म होने के बाद अगली आती है दृश्य तरंग, जिसको विजिबल वेव कहते हैं। और विजिबल की जो होती है वो एक बीचों बीच होती है 10 की पावर 14। विजिबल की अगर आपसे कोई पूछे कि क्या बताइए फ्रीक्वेंसी बताइए तो याद रखिएगा 10 की पावर 14 होती है। और विजिबल की अगर आपसे कोई पूछे वेवलेंथ कितनी होती है तो 10 की पावर -7 होती है। तो विजिबल वेव की बात करें यानी दृश्य की बात करें तो दृश्य की जो आपकी क्या होगी आवृत्ति होगी 10 की पावर 14 होगी। और जो उसकी क्या होगी वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी 10 की पावर -7। विजिबल के बाद बात आती है इंफ्रारेड रे की। अगर इंफ्रारेड रे की बात करें जिसको बोलते हैं अवरक्त किरण, तो ये होती है 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 14 तक। यानी इंफ्रारेड रे की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 12 से 14 होती है। और इंफ्रारेड रे की बात करें अगर किसकी वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य की तो वो भी याद किए रहिएगा 10 की पावर -3 से लेकर 10 की पावर -6 तक होती है। इंफ्रारेड के बाद आपको दिख रहा होगा माइक्रोवेव, इसको हिंदी में भी कहते हैं माइक्रो तरंग। और माइक्रो तरंग को दिखाएं किससे? m से। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी यानी जो इसकी आवृत्ति होगी वो 10 की पावर 9 से लेकर 10 की पावर 12 तक होगी, याद कर लीजिएगा। और जो माइक्रोवेव की आपकी क्या वेवलेंथ होगी यानी तरंग दैर्ध्य होगी वो 10 की पावर -1 से 10 की पावर -3 तक होगी। माइक्रोवेव माइक्रो तरंग खत्म होने के बाद आपको दिख रहा होगा रेडियो तरंगे, जिनको कहते हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव का क्या होता है 10 से लेके स्टार्ट होता है 10 की पावर 6 तक
और जो इसकी क्या होती है, रेडियो वेव की जो आपकी वेवलेंथ होती है वो 10 की पावर, मतलब समझिएगा 1 से लेके 10 की पावर 7 तक होती है। ये सभी आपने देख लिया कि आपको जो पढ़ना है क्या, तरंग पढ़नी है। तरंग कितने प्रकार से पढ़नी है इस चैप्टर में बस आपको दिख रहा होगा। तरंग आपको 7 प्रकार से पढ़नी है। पहली गामा, दूसरी यक्स, तीसरी अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। बीच में कौन सा आ रहा है, विजिबल आ रहा है। सबकी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बता दिया हूं। बस लास्ट टॉपिक इसकी देखा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। इसका यूजेज आपको दिखा देता हूं और यूजेज के बाद तुरंत ये चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। तो ये आपकी लास्ट टॉपिक है, इसके बाद देखा जाएगा क्या, इसका यूजेज। चलिए आइए देखते हैं सभी वेव के बारे में। जो ये गामा रे यक्स कीड़े बोल दिया हूँ, ये वेव है सब, ठीक। तो आइए सभी वेव के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका यूजेज, उनका क्या वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछता है डिस्कवरी। तो आपके एग्जाम में 7वें चैप्टर से 2 या 3 नंबर का आने वाला है। आने वाला क्या है कि किसी एक वेव की पूछ देगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताइए, या किसी वेव की डिस्कवरी कौन किया था ये बताइए। आपसे बस यही पूछने वाला एग्जाम में। और ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, अगर इसको आप रट लिए तो यहाँ तक की जो आगे की आपकी जो अपर लेवल का प्रिपरेशन वगैरह करते हैं ना, IIT नीट वगैरह की, उससे भी इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछेगा 100%। और आप ये तो कंफर्म रहे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे पक्का 2 क्वेश्चन आने वाला, 2 या 3 नंबर का आने वाला, 4-5 नंबर का भी कभी आ जाता है। तो बिल्कुल समझ लीजिएगा अच्छे से। और मैं आपको बता भी चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, गामा की जो वेवलेंथ होगी 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10, फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 18 से 10 की पावर 22 हर्ट्ज। वेवलेंथ को बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं आवृत्ति। यूपी बोर्ड वाले कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्कवरी मतलब खोजकर्ता। अगर पूछे गामा की डिस्कवरी कौन किया था तो हेनरी बैकुरल ने किया था। कौन किया था भैया, हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1986 ईस्वी में गामा की खोज की थी। इनकी प्रॉपर्टीज क्या भैया, फोटोग्राफिक प्लेट पे ये यूज किए जाते हैं। आयनाइजेशन, डिफ्रैक्शन, ऐसे प्रोसेस में इनका यूज भी किया जाता है। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट में होता है, सबसे खतरनाक बीमारी मानव में जो होती है कैंसर की, उस कैंसर के न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए गामा का यूज करते हैं। इस समय बहुत कॉमन ससुरा चल रहा, लेजर लाइट वाला ऑपरेशन देख रहे हो ना। पथरिया उथरिया होती है तो पेटवा में बिना चीड़े फाड़े क्या करते हैं, वो जो रेज आती है, जिस वो वेव जाती है, उसी वेव से क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। वही ये वेव है जो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होने वाली। लेकिन एक बात याद रखिए, इसकी सबसे जरूरत होती है डॉक्टरों की, किसकी, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। कभी कभी फ्रीक्वेंसी अगर गलती से बढ़ गई तो आपके पूरे बॉडी को ससुराल पार करके निकल जाएंगे। करवाओगे पथरी का ऑपरेशन, का पता ससुराल पेटवा फाड़ के निकल जाए, ठीक। तो ये सब भी बहुत देखना। यही तरह डॉक्टर थोड़ा ना बन जाता है कोई। डॉक्टर बनने के लिए क्या है ना, फिजिक्स वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और केमिस्ट्री का जानते हो, जितनी भी आपकी मेडिसिन या आपके इंजेक्शन वगैरह यूज किया था सब सोल्यूशन और सॉल्वेंट में यूज होता है। तो केमिस्ट्री भी होता है। तो बायोलॉजी वाले जो हैं, जो डॉक्टर साहब बनते हैं लोग, तो डॉक्टर साहब लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जितना बायोलॉजी जरूरी है बाबू, ठीक। तो अगर बात करते हैं ना, बता ना, अगर थोड़ी भी अगर इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो आप तो ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए क्या, उनके जो कैंसर के जो भी आपके अंदर वो बैक्टीरिया कह लो या वायरस कह लो, जो भी आपके अंदर होगा, उसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, रे को पास कराते हैं। उस रे जैसे उस पर जाते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे वो कैंसर के सेल क्या होते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं, जो सेल होते हैं उनके, ठीक। तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए गामा रे का यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर में स्टडी करना है तो गामा वेव का यूज करेंगे। और इसको खोजने वाले साइंटिस्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, हेनरी बैकुरल साहब थे 1986 ईस्वी में। बात करते हैं एक्सरे की। यक्स तो कॉमन है, सब कहते हैं रे चला एक्सरे कराओगे, गोड़वा टूट गया। तो जब गोड़ और हाथ टूट जाता तो क्या कहते, चला एक्सरे कराओगे क्या। तो वे जो एक्सरे कराने के लिए जाते हो वही यक्स वेव है, ना कि यक्स रे। यक्स रे भी इसको कहीं कहीं लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा। होना क्या है, वेवलेंथ इसकी कितनी होगी, 10 की पावर -17, 11 से 10 की पावर -8 होगी। और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 18 से 10 की पावर 18 से 10 की पावर 20 हर्ट्ज होगी। हाँ, इसकी डिस्कवरी, एक्स वेव की डिस्कवरी की बात आती है तो रॉन्गटन साहब ने किया था 1895 ईस्वी में। यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, क्योंकि डिस्कवरी की बात आती है यक्स की तो रॉन्गटन साहब थे 1895 में, और गामा की हेनरी बैकुरल साहब थे 1986 ईस्वी में।
बात करें प्रॉपर्टीज की तो वही बात है, फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका भी यूज करेंगे। और आपको पता होगी जिसकी एनर्जेटिक होती है यूवी रेडिएशन से ज़्यादा होती है। हाँ, यूजेस क्या है भाई, मेडिकल डायग्नोसिस में इतना कॉमन यूज है, तो थोड़ा गोड़ हाथ टूट जाता तो जाते हो एक्सरे कराने ना, अरे वह है एक्स वेव, ठीक, वह जाती है जिससे आपका क्या होता है, टूटे हुए फ्रैक्चर करके ये बोन को क्रॉस नहीं करते, ये भी जानना, बोन्स को पास करके नहीं निकल सकती है, इतना इसके पास क्षमता नहीं है। यक्स रे के पास इतनी क्षमता नहीं कि आपको बोन के क्रॉस कर को निकल जाए, ठीक, वो मसल्स को क्रॉस करके जा सकती है लेकिन बोन्स को क्रॉस, लेकिन गामा के अंदर वो क्षमता है, हड्डी पे मारोगे ससुरा हड्डी फाड़ देगा, ठीक। तो ये क्या, ये मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है। और ये नहीं पास कर सकती है बोन से, मसल से पास करती है, ठीक, मसल से पास कर सकती है, बोन से पास नहीं कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी की। तो पराबैंगनी की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁷ से 10⁻8 तक होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी पीछे बता दिया हूँ ये सब चीजें बाबू, 10⁻16 से 10⁻18 तक होती है। हाँ, डिस्कवरी इनकी किए थे रिटर साहब, कौन, रिटर साहब थे, 1880 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी किए थे, किसकी, आपकी अल्ट्रावायलेट की डिस्कवरी जो थी वो रिटर साहब किए थे 1880 ईस्वी में। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। देखो ना, सबसे नॉर्मल चीज क्या है, सबको फोटोग्राफिक प्लेट के लिए, इफेक्ट के लिए यूज करते हैं बाबू। अच्छा, इसका यूज क्या, फूड प्रिवेंशन, फूड खाना को बचाने वगैरह के लिए इसका यूज किया था अल्ट्रावायलेट का, इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद चौथा नंबर आती है विजिबल यानी दृश्य, जो दिखती है, ठीक, नाम से पता चल जा रहा है। वेवलेंथ 10⁻⁷, फ्रीक्वेंसी 10⁻14, पीछे बता चुका हूं। इनकी डिस्कवरी किए हैं सर आइजैक न्यूटन, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं भैया, फिजिक्स के जन्मदाता कहे जाते हैं। लाइव क्लास जल्द लेने के लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जो डिस्कवरी हुई थी किसकी, विजिबल वेव की, वो सर आइजैक न्यूटन द्वारा हुई थी। जो इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी भी प्रॉपर्टीज देखो नॉर्मल, अब विजिबल से जितनी भी चीजें शुरू होंगी, विजिबल के बाद सबकी प्रॉपर्टी वही होगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, आयनाइजेशन, ये सभी प्रॉपर्टीज को शो करने वाले हैं कौन, विजिबल के बाद जितने लोग आने वाले हैं। तो विजिबल वेव, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पहले बता चुका हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से फिर बता दे रहा हूं, यहां पे लिख दिया गया, डिस्कवरी न्यूटन साहब किए थे, प्रॉपर्टीज बता दिया हूं। यूजेस क्या है बेटा, इट कैन कॉज इन केमिकल रिएक्शन, जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है उसमें यूज किया जाता है आपके विजिबल वेव का। उसके बाद नंबर 5वीं बात आती है इंफ्रारेड वेव, जिसको कहते हैं अवरक्त किरण। इनकी वेवलेंथ पीछे बता चुका था 10⁻³ से 10⁻6, फ्रीक्वेंसी 11 से 14। डिस्कवरी विलियम हर्शचाई, याद रख लीजिएगा नाम, विलियम हर्शचाई साहब ने इंफ्रारेड और रक्त किरण की खोज की थी, लिख लेना बाबू अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो, विलियम हर्शचाई। प्रॉपर्टीज क्या है, हीटिंग इफेक्ट और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सब कुछ शो करते हैं बाबू। यूजेस क्या है, इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सेम स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और यहाँ भी क्या है, नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दोनों का जो आपका यूजेज है सेम है। माइक्रोवेव की बात करते हैं, सूक्ष्म तरंग की बात करते हैं, तो वेवलेंथ कितनी है भैया, 10⁻0.3 यहाँ पे लिख दिया गया, लेकिन 10 की पावर ये होगा आपका -1 से 10⁻³ समझ लीजिएगा यहाँ भी। और फ्रीक्वेंसी 10⁻9 से 10⁻12 हर्ट्ज तक होती है। डिस्कवरी इनकी किए थे पर्सी स्पेंसर साहब ने, कौन, पर्सी स्पेंसर साहब ने डिस्कवरी की थी किसकी, माइक्रोवेव की। प्रॉपर्टीज बता तो दिया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, आयनाइजेशन, जितने भी चीजें हैं बाबू। यूजेस का है, रडार सिस्टम में नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो रडार सिस्टम में नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग का। बात करते हैं लास्ट, रेडियो तरंग, जो सबसे सूक्ष्म होती है। नाम तो इनका सूक्ष्म है लेकिन इनसे भी छोटी कौन सी है, रेडियो, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻⁻1 से 10⁻4 होती है। फ्रीक्वेंसी 10⁻4 से 10⁻9 होती है बाबू। डिस्कवरी मार्कोनी साहब, भैया लिख के रखिएगा, अगर रेडियो वेव की बात करें उसकी डिस्कवरी की तो मार्कोनी साहब की हैं 1895 ईस्वी में। प्रॉपर्टीज फिर वही, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आयनाइजेशन, पोलराइजेशन। यूजेस क्या है बाबू, कम्युनिकेशन सिस्टम में टीवी डीडीएच ससुरा लगाते हो, एंटीना वाला खूब घुमौल करते हो, ठीक, वह जो डीडीएच और टीवी एंटीना लगा के घुमौल वाला काम करते हो, वो सब किसका काम है, रेडियो वेव में। ये रेडियो वेव आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। ये सातों वेव की मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी, डिस्कवरी बता दी, वेवलेंथ बता दी, यूजेस बता दिया, उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और लिख के रखिएगा, आपके एग्जाम में 3 या 4 नंबर का 100% इस चार्ट से क्वेश्चन आने वाला है। सो ये आपका चैप्टर हुआ, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 8, पहले बुक का लास्ट चैप्टर, सेकंड टर्म का पहला चैप्टर आपका खत्म हुआ।
अगली वीडियो जल्द आएगी आपके रे पर। किस पर भैया? रे पर। तब तक के लिए आप लोग इसको याद करके रखिए। जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।